नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 का नाम है संसाधन। तो इस अध्याय में हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो बच्चों, संसाधन ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। देखिए, यहाँ पे संसाधन की परिभाषा लिखी हुई है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करेगी, मतलब हमारी जो भी ज़रूरत है उसको वह पूरा कर देगी, हमारे लिए क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। जैसे कि हो गया पानी, बिजली, भोजन और रिक्शा। तो आइए समझते हैं कि ये सभी उदाहरण संसाधन कैसे हैं। आपको प्यास लगती है तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। पानी क्या करता है? आपकी प्यास मिटाता है। तो आपकी ज़रूरत क्या थी? पानी। तो पानी क्या कर रहा है? आपकी प्यास को मिटा रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है। तो पानी क्या हो गया? आपके लिए संसाधन हो गया। इसी तरीके से बिजली हो गई। आपको अपना फ़ोन चार्ज करना रहता है या घर की लाइट जलानी रहती है, रोशनी चाहिए तो, आपको हवा चाहिए तो आप पंखा चालू करते हैं। तो बिजली क्या कर रही है? उन चीज़ों को चलाने के काम आ रही है, उन चीज़ों को पावर दे रही है। तो आपकी ज़रूरत पूर्ण हो रही है इससे, तो इसलिए बिजली भी एक संसाधन है। इसी तरीके से जब आपको भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। आपको भूख लगती है, ज़रूरत क्या है आपकी? भूख मिटाना। तो आप क्या खाएँगे? भोजन। तो भोजन भी एक संसाधन है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो आप रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, स्कूटी हो गई या फिर कार हो गई। और बच्चों, यहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं। तो आप खुद की ज़रूरत को क्या कर रहे हैं? खुद से पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए आप स्वयं भी एक संसाधन हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य या फिर मानव भी एक संसाधन है। अब हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु संसाधन उस समय बनती है जब उसका कोई मूल्य हो। बच्चों, किसी भी वस्तु को हम संसाधन तब कहेंगे या वह वस्तु संसाधन तब बनेगी जब उसका कुछ मूल्य होगा। अब यहाँ पे मूल्य का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं है। मूल्य का अर्थ हम आगे जानेंगे। किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे मूल्य प्रदान करती है। कोई भी वस्तु की उपयोगिता उपयोगिता को प्रयोज्यता भी कहा जाता है, उसको मूल्य प्रदान करती है। मतलब कि बच्चों, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, तो जो वस्तु हमारे काम आएगी, उस आवश्यकता को मिटाने के लिए, वह चीज़ उस वस्तु की उपयोगिता होगी। और यदि किसी वस्तु की उपयोगिता है, तो उसका मूल्य है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की ज़रूरत है, तो उस वस्तु की उपयोगिता है, और उस वस्तु की उपयोगिता है, तो उस वस्तु का मूल्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह वस्तु मूल्यवान है। इसीलिए हम जिस भी वस्तु को संसाधन कहेंगे, उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, मतलब कि वह मूल्यवान होगी। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर संसाधन है, तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, मतलब वह मूल्यवान है। और ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ मूल्य नहीं है, मतलब उनकी कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए वह संसाधन नहीं है। अब हम देखते हैं कि मूल्य का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मूल्य का मतलब होता है महत्व। महत्व कैसे? यहाँ पे सिंपल वही समझना है आपको कि कोई भी वस्तु अगर हमारी जरूरत पूर्ण कर रही है, तो उसकी उपयोगिता है, यही चीज क्या है? महत्व है उसका। अब बच्चों, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब कि कुछ संसाधनों को उपयोग करने के लिए या पाने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया या फिर लोहा हो गया। इसी तरीके से कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, मतलब उन संसाधनों को पाने के लिए या उनका उपयोग करने के लिए हमको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हो गया प्राकृतिक दृश्य। मान लीजिए कि आपको पहाड़ देखना है, तो आपको पहाड़ देखना है, तो उसके लिए आपको प्रकृति को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। आगे लिखा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी, ये जो दो टर्म है, ये महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में तब्दील कर देते हैं, मतलब उसको संसाधन बनाते हैं। कैसे? अब देखिए, क्या होता है कि समय के साथ-साथ हमारी ज़रूरतें बदलती जाती हैं। तो हमको नई चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं? नई चीज़ें डेवलप करते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी मतलब मनुष्य अपनी ज्ञान और कुशलता का उपयोग करके कुछ नई चीज़ों का
निर्माण कर रहा है या फिर आविष्कार कर रहा है। तो यही जो उसका ज्ञान है और कौशल यानी उसकी स्किल्स है, जिनका वो प्रयोग कर रहा है, इसको बोला जाता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को आप लिख लीजिए, ज्ञान प्लस कौशल। कौशल को आप बोलेंगे स्किल्स, और ज्ञान यानी नॉलेज। इसका एक उदाहरण देता हूँ। बहुत समय पहले जब आदि मानव रहते थे, तो उनको भूख प्यास लगती थी, तो वो क्या करते थे? कंदमूल खाते थे, फल-फूल खाते थे। तो उस समय वह अपनी भूख मिटाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे? फल-फूल और कंदमूल का प्रयोग कर रहे थे। उनके पास और कुछ खाने के लिए था ही नहीं। अब जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनके पास बुद्धि आती गई, इंसानों में डेवलपमेंट हुआ उनकी मानसिक बुद्धि में, तो क्या हुआ? उन्होंने आग का आविष्कार किया, आग की खोज की। अब वो क्या करने लगे? अब वो शिकार करके उसको पकाकर खाने लगे या सब्जी पकाकर खाने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? उनकी ज़रूरतें चेंज हो गई, समय बीतने के साथ-साथ। तो इसलिए कहा जा रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि पहले आग नहीं थी, तो आग उस समय संसाधन थी नहीं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता उन्होंने आग का खोज किया। अब उनको अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है। कच्चा भोजन अब वो नहीं खाते हैं। तो क्या हुआ? उनकी ज़रूरत चेंज हो गई। मतलब कि अब आग उनके लिए एक संसाधन बन गया। क्यों? क्योंकि वह उनकी ज़रूरत को पूर्ण कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी वस्तु या पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उसको संसाधन बना देते हैं। आगे हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, संसाधनों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है स्वयं मानव। अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जो मानव द्वारा यानी कि हम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। और तीसरा तो स्वयं मानव है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है। क्यों? क्योंकि मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अब आइए इन तीनों संसाधनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। मैंने आपको कहा कि प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो संसाधन है ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्रकृति से मिल रहे हैं। प्रकृति यानी नेचर से मिल रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और इन्हें हम बिना अधिक संशोधन के उपयोग कर सकते हैं। मतलब इनका उपयोग करने के लिए हमें इनमें ज़्यादा फेर-बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से मॉडिफ़िकेशन में या फिर थोड़े से बदलाव में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि सब्जियाँ। सब्जियाँ हमको कहाँ से मिलती है? हमको खेत से मिलता है, हम पेड़ उगाते हैं, पेड़ से हमको सब्जियाँ मिल जाती है। तो सब्जी के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? पेड़ उगाना पड़ रहा है। अब सब्जी को हम कच्चा खाते हैं या नहीं खाते, उसको खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें तेल-वेल डाल के सब्जी को पकाते हैं। तो हमने क्या किया? थोड़ा-सा फेर-बदलाव किया कि उसको पका लिया। तो ये कम संशोधन है, इसमें क्या है? कम संशोधन, बिना अधिक संशोधन का मतलब है यही। तो ये चीज़ हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है? प्रकृति से प्राप्त हो रही है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वायु, ये प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। वायु, वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम साँस लेते हैं तो हमको साँस लेने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए ना। वायु नहीं होगी तो हम साँस नहीं ले पाएँगे। हवा भी मिलती है हमको वायु से, और वायु से हमको ऊर्जा भी मिलती है, पवन ऊर्जा। तो वायु क्या है? एक संसाधन है। ये हमें कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है। कोई इंसान बना रहा है क्या वायु? नहीं बना रहा है। स्वयं प्रकृति हमको दे रही है। तो इसलिए वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरीके से हो गया जल। जल हमको कहाँ से मिलता है? जल हमको नदियों से मिलता है, झीलों से मिलता है, तालाबों से मिलता है। बारिश होती है तो जल मिलता है। ये चीज़ें हमें कौन प्रदान कर रहा है? तो ये हमें प्रकृति प्रदान कर रही है। तो इसलिए जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरीके से मिट्टी हो गई, मृदा। तो मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज हो गया, मतलब जो मिट्टी के अंदर हमको चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। तो खनिज भी एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें प्रकृति से मिल रहा है। अब बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन्हें और 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि संसाधन के 3 भाग तो हैं ही। कौन-कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके अंदर और 2 भाग हैं, मतलब उसके 2 और वर्गीकरण हैं। पहला है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं कि ये दोनों चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है?
नवीकरणीय मतलब कि जो नए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा है, यह शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब बच्चों, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का मतलब ये जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इनका उपयोग करते हैं तो क्या होगा? हम किसी चीज़ का उपयोग करेंगे तो उसमें कमी आएगी, और कमी आएगी तो क्या होगा? ये वाले जो संसाधन है, नवीकरणीय वाले संसाधन, इनमें अगर कमी होगी तो ये शीघ्रता से नवीकृत हो जाएँगे, मतलब रिफ़िल हो जाएँगे या वापस आ जाएँगे। इसलिए कहा गया है पुनः पूरित हो जाते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। अब कुछ नवीकरणीय संसाधन जो है, वो असीमित मात्रा में है, मतलब कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। उदाहरण दिया गया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब हवा हमेशा चलती रहती है, हवा से हमको हमेशा ऊर्जा मिलती है। हवा कभी बंद होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए इसकी मात्रा क्या है? असीमित है। इसी तरीके से ये कभी ऐसा नहीं होगा कि सौर ऊर्जा खत्म हो जाए, हमेशा हमको मिलती रहेगी। और इस पर मानव कुछ कर सकता है क्या? मानव बंद कर सकता है क्या वायु को? नहीं कर सकता। सूर्य को छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकता। तो हमेशा हमको सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिलती रहेगी। ये तो सिर्फ उदाहरण है। तो इन पर क्या है? मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं है। इसीलिए कुछ नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में है। अब आगे देखिए, लिखा है कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाह उपयोग उनके भंडार को घटा सकता है। यहाँ पे कॉमा आएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, ये तो हमको पता है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं कि जो शीघ्रता से मतलब बहुत जल्दी से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं, जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया या फिर वन हो गया, जिनका यदि हम लापरवाह प्रयोग करें, मतलब कि उसको वेस्ट करते जाएँ, हम फालतू का प्रयोग करें, अनावश्यक प्रयोग करें, तो उनका भंडार क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब कि उसमें कमी आ जाएगी उसकी मात्रा में। अब जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब से आपने क्या किया? पानी निकाल लिया, बहुत सारा पानी निकाल लिया। तो आप पूरा पानी निकाल लेंगे तो तालाब का पानी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये लापरवाह आपने प्रयोग कर दिया। आपको ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, आप उतना उपयोग करो। अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो अगर आप, तो क्या हो रहा है? तालाब का पानी खत्म होते जा रहा है। वो तो यूज़ करोगे तो भी खत्म होगा, लेकिन लापरवाह प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा कमी आएगी उसमें। तो ये क्या हो रहा है? तालाब का पानी भरा था, जब आपने पानी निकाल लिया तो तालाब का पानी कम हो गया। इसी तरीके से जंगल है, जंगल के अगर आप सारे पेड़ काट देंगे, तो क्या होगा? पेड़ों में कमी आ जाएगी, मतलब कि जंगल छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से कहीं की मिट्टी, आप खोदते जा रहे, रेती निकालते जा रहे हैं आप नदियों से, तो क्या होगा? वहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्या है? इनके भंडार को घटा सकता है, प्रभावित कर सकता है। जल असीमित मात्रा लगने पर भी उसकी कमी और स्रोतों का सूखना वैश्विक समस्या बन गई है। अब देखिए, वैसे तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब शीघ्रता से नवीकृत हो जाता है। जैसे कि पानी गिरता है तो वापस आ जाता है जल, ठीक है ना? तो होता क्या है, हमको लगता तो है कि ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब प्रकृति से हमको वापस मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों में अभी भी पानी की कमी है। हर जगह पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, लापरवाही से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में से एक समान नहीं है। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पर पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कहीं पे पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में क्या है, रेतीली जगह है, वहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। तो कहीं पर सूखा पाया जाता है, कहीं पे ज़्यादा पानी पाया जाता है, जैसे केरल वगैरह हो गया, वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या है, अलग-अलग जगह है, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर इनका विभिन्न स्थानों में से एक समान वितरण नहीं है, मतलब असमान मात्रा में वितरित है। यह असमानता मुख्य रूप से भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, मिट्टी और खनिज संरचना पर निर्भर करती है। मतलब इनका जो वितरण है कि कहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं और कहाँ पे ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये पृथ्वी के भौतिक कारकों में निर्भर करती है। देखिए, जैसे कि हो गया भूभाग, सबसे पहला क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भूभाग। अब बच्चों, होता क्या है कि हमको कहीं पर समतल भूमि मिलती है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और कहीं पे रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ पे रेत पाई जाती है। तो समतल भूमि में क्या देखा जाएगा कि समतल भूमि में उपजाऊ मिट्टी रहेगी। उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ पे कृषि संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, मतलब वहाँ पे कृषि आसानी से हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्र में क्या रहेगा, वहाँ पे खनिज और वन संसाधन हमें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, लेकिन वह जगह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी, जैसे कि हिमालय का क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से रेगिस्तानी भूभाग है,
तो यहाँ पे जल संसाधन की कमी होगी, लेकिन वहाँ पे भी खनिज संसाधन जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें मिल सकते हैं, जैसे कि थार मरुस्थल हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट। अब बच्चों क्या रहता है कि कई स्थान पे गर्म हमें जलवायु मिलती है, कहीं पे शुष्क जलवायु मिलती है, कहीं पे सर्द जलवायु मिलती है। जहाँ पे गर्म जलवायु मिलेगी, वहाँ पे क्या रहेगा, वन और जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। जहाँ पे शुष्क जलवायु रहेगी, वहाँ पे जल की कमी होगी, लेकिन वहाँ पे खनिज संसाधन जैसे तेल और गैस मिल सकते हैं। और जहाँ पर सर्द जलवायु रहेगी, जैसे कि ठंडी जो जलवायु वाले क्षेत्र रहते हैं ना, वहाँ पे हमें बर्फ, मीठे पानी का स्रोत हो गया और खनिज संसाधन मिलेंगे, जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र हो गया। आगे बोला जा रहा है ऊंचाई। निचले क्षेत्र में पाया गया है कि नदियाँ पाई जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और जल संसाधनों में प्रचुरता होती है। लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब पहाड़ों वाले क्षेत्र हो गए, वहाँ पे खनिज, वन संसाधन और जल विद्युत की संभावना अधिक होती है। उसके बाद बोला जा रहा है मिट्टी। कहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या रहेगा, मतलब कि वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त रहेगी। और रेगिस्तानी जो मिट्टी पाई जाएगी, मतलब वहाँ रेत पाई जाएगी, तो वो कृषि के लिए कम उपयुक्त रहेगी। खनिज हो गया, खनिज संरचना। क्या लिखा है, खनिज संरचना। अब खनिज संरचना मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो कहीं पे हमें कोयला और पेट्रोलियम मिलेगा, मतलब कि हमें ज़मीन के अंदर कहीं पे क्या मिलेगा, कोयला और पेट्रोलियम मिलेगा। ये भौगोलिक परिस्थितियों में जमा होते हैं। और कहीं पे हमें खनिज अयस्क मिलेंगे, जैसे कि पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्रों में ये अधिक पाए जाएँगे। तो ये सब जो आशा मानता है कि कहीं पे कहीं कुछ और चीज़ पाई जा रही है, तो ये सब किस पे निर्भर करता है? भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। आगे हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अभी हमने क्या देखा, नवीकरणीय संसाधन जो कि शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि वो संसाधन जो शीघ्रता से पूर्ण नहीं होंगे, ठीक है, पुनः पूरित नहीं होंगे। तो ये सीमित भंडार वाले संसाधन होते हैं, मतलब कि नवीकरणीय संसाधनों के जैसे असीमित मात्रा में नहीं है ये सीमित है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, मतलब इन्हें वापस बनने में क्या रहेगा, वापस भरने में बहुत साल लगेगा, हजारों वर्ष लग सकते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से भी अधिक है। अब कोई मानव हजारों वर्ष तक थोड़ी जिएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि ये संसाधन जो है इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से भी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए हो गया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। तो इन चीज़ों को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। ये पृथ्वी के नीचे, मिट्टी के नीचे बहुत समय से इनका प्रोसेस चलता रहता है, हजारों वर्षों से प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके ये बनते हैं। तो ये संसाधन क्या कहलाएँगे? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएँगे। आगे हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होंगे जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसान द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाएँगे। जब हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ कहाँ से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है। उसपे ही हमने कुछ फेर-बदल किया तब तो हम दूसरा संसाधन बना पाए, है ना? तो हमने कौन-सी चीज़ों का इस्तेमाल किया? प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया। उन्हीं का इस्तेमाल करके हम कुछ उसमें नया बनाते हैं, कुछ इसमें परिवर्तन करते हैं और नया बनाते हैं। तो यह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क हो गया। लौह अयस्क हमें पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से मिलता है। तो हम लौह अयस्क से क्या करते हैं? लौह अयस्क को फैक्ट्री में बेचते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं? लोहा बनाते हैं। देखिए लिखा है लौह अयस्क से जब लोग लोहा बनाते हैं तो वह अब मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। लौह अयस्क क्या था? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से मिला। इसमें हमने फेर-बदल किया, फैक्ट्री भेजा इसको और इससे क्या बनाया हमने? लोहा बनाया। तो ये क्या कहलाया अब? मानव निर्मित संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन को बदल दिया हमने मानव निर्मित संसाधन में, मानव के द्वारा बनाया गया है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? ह्यूमन की द्वारा यानी मनुष्य या मानव के द्वारा की गई है। अब जो भी टेक्नोलॉजी है जैसे कि अभी आप जिस डिवाइस में यह वीडियो देख रहे हैं, फ़ोन हो गया, टैब हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? इंसान के द्वारा। ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं? रोज़ यूज़ कर रहे हैं ना। आप फ़ोन रोज़ यूज़ कर रहे हैं, पंखा, लाइट हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? गाड़ी हो गई, सब रोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? मानव के द्वारा। इसीलिए ये मानव निर्मित संसाधन कहलाएँगे।
आगे देखते हैं मानव संसाधन, मतलब मानव की बात की जा रही है। मानव स्वयं एक संसाधन है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, एक उदाहरण है ये कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो आप खुद से जा सकते हैं, मतलब पैदल चल के। तो खुद की मदद कौन कर रहा है, खुद की ज़रूरत कौन पूर्ण कर रहा है? आप खुद। तो इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना जाता है। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्यों है वो आगे देखते हैं। मानव अपनी क्षमता, क्षमता यानी कि मानसिक क्षमता यानी उसकी बुद्धि और शारीरिक क्षमता यानी उसका बल का उपयोग करके नए संसाधनों का निर्माण करता है। मानव क्या करता है, अपनी बुद्धि और अपने बल का इस्तेमाल करके, उपयोग करके नए संसाधन बनाता है। इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखिए इसको समझाता हूँ। अभी हमने पीछे देखा कि मानव निर्मित संसाधन में देखा लौह अयस्क से लोहा बनाना। तो लौह अयस्क हमको क्या मिला? पृथ्वी से मिला। अब किसी मानव ने सोचा होगा ना कि लौह अयस्क से हम लोहा कैसे बनाएँ? है ना? सोचा होगा, तो ये क्या द दर्शा रहा है, उसकी मानसिक क्षमता को दर्शा रहा है। अब लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए सिर्फ़ सोचना तो काफ़ी नहीं है, उसको उसमें बदलना भी पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? फैक्ट्री में चाहिए वर्कर्स। तो वर्कर के पास क्या है? शारीरिक क्षमता है। ठीक है? वो अपने बल का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, लौह अयस्क से लोहा बना रहे हैं। अब लोहा अयस्क हमको ज़मीन से निकालना भी पड़ेगा, तो उसके लिए कौन आएगा? वर्कर्स आएँगे। तो उनके पास क्या है? शारीरिक क्षमता है। तो मानसिक और शारीरिक ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो मानव एक संसाधन बन जाता है। इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि मानव अपनी क्षमता का उपयोग करके नई चीज़ों का निर्माण करता है, मतलब नए संसाधनों का निर्माण करता है। इसलिए मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह नए संसाधन बना रहा है। मानव क्या कर रहा है? खुद एक संसाधन बना रहा है। वो खुद एक संसाधन है, फिर भी वो संसाधन बना रहा है, नए संसाधन। लोग प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग करके नए संसाधन बना सकते हैं। मतलब लोगों का मतलब यहाँ से आशय है मानव से। तो मानव प्रकृति का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा उपयोग करके नए संसाधन बना सकता है। लेकिन इसके लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता आवश्यकता आएगा इधर, आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता किसकी? ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, कौशल, कौशल यानी स्किल्स और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मदद करते हैं? ये लोगों को संसाधन बनने में मदद करते हैं। क्यों? समझाता हूँ। देखिए, शिक्षा क्या करती है? आपको नॉलेज प्रदान करती है। ठीक है? आपको हमको सिखा रहे हैं तो आपको शिक्षा मिल रही है, मतलब उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है, आप जान रहे हैं उसके बारे में। ठीक है? और स्वस्थ रहेंगे आप, अच्छे रहेंगे, मतलब आपके पास बल रहेगा, तो आप क्या करेंगे? अपनी मानसिक बुद्धि और अपनी शारीरिक बल का इस्तेमाल करके नए संसाधन बना पाएँगे। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को कहा गया है कि वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। लोगों के कौशल में सुधार करना और उन्हें अधिक उपयोगी बनाना, ये ऊपर कई उदाहरण को समझाया जा रहा है कि लोगों के कौशल में सुधार करना यानी शिक्षा और उन्हें अधिक उपयोगी बनाना यानी स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लोगों के कौशल यानी उनके स्किल्स में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट और उन्हें अधिक उपयोगी बनाना, मोर यूज़फुल बनाना मानव संसाधन विकास कहलाएगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाएगा। मानव संसाधन विकास से लोग अधिक संसाधनों का निर्माण करने में सक्षम बनते हैं। मानव संसाधन का विकास होगा मतलब वृद्धि होगी, तो उससे क्या रहेगा कि लोग अधिक संसाधनों का निर्माण करेंगे और ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करेंगे। तो बच्चों ये था मानव संसाधन। अब हम आगे देखते हैं कि संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, नवीकरण के लिए उन्हें पर्याप्त समय देना। देखिए इसको समझाता हूँ। वही तालाब वाला उदाहरण लेते हैं कि तालाब से हमको पानी चाहिए, तो हमको जितनी आवश्यकता है हम उतना ही पानी लें, उसको बर्बाद ना करें। अनुसार आवश्यकता के अनुसार जितनी आपकी नीड है आप उतना ही पानी लें, उसको बर्बाद ना करें, सावधानीपूर्वक उपयोग करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमको प्रकृति से मिल रही है और इनका ज़्यादा उपयोग या अनावश्यक उपयोग करेंगे तो इनके भंडार में कमी आ जाएगी। तो यदि आप सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे, जितनी आपकी आवश्यकता है, तो क्या होगा? वेस्ट नहीं होगा। अगर आप सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे, तो जो चीज़ें आप वेस्ट करते हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? संरक्षित हो रहा है, स्टोर हो रहा है।
और नवीकरण के लिए उन्हें पर्याप्त समय देना। अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब जो अभी आपकी करंट की नीड है, आपकी जो ज़रूरत है अभी वर्तमान में, उन आवश्यकताओं को पूरा करना। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना, मतलब कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको भविष्य में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, उसको अभी संरक्षित कर रहे हैं। मतलब उसको बचाने का तरीका सोच रहे हैं। जैसे कि हम वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं, उससे हम क्या करते हैं, बरसात का पानी हमारे घर की छतों में आता है, हम क्या करते हैं, घर की छत में पानी को स्टोर करते हैं और उसको ग्राउंड में सप्लाई कर देते हैं। उपयोग और संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, मतलब कि आप उपयोग भी कर रहे हैं, तो ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उसकी मात्रा में कमी ना हो और आप उसे बचा भी रहे हैं। तो ये चीज़ होती है उपयोग और संरक्षण में संतुलन, यानी बैलेंस बनाए रखना। आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण के उपाय, मतलब हम संसाधनों को, मतलब रिसोर्स को संरक्षित कैसे कर सकते हैं। उपभोग कम करना, यानी रिड्यूस करना, संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी रोकना। जैसे पानी हम बर्बाद करते जाते हैं, तो उसमें कमी करना, बर्बाद ना करें हम पानी, तो उसका क्या हो गया, उपभोग क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस बोलते हैं इसको। दूसरा है पुनः उपयोग, यानी रीयूज़, मतलब कि वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना। यदि आपको वस्तु काम की है, दोबारा उपयोग हो सकती है, तो आप उसका दोबारा उपयोग कर लीजिए, नई चीज़ का उपयोग मत कीजिए। तो उससे क्या रहेगा कि जो दूसरी चीज़ है वो बची रहेगी, इसकी मात्रा में कमी नहीं होगी। पुनः चक्रण, यानी रिसाइक्लिंग, पुराने पदार्थों को नए उपयोग में लाना, रिसाइकल करके भी हम क्या कर सकते हैं, संसाधन संरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों है, मतलब हमें संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। तो सभी जीव और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब जो भी लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि मानव पृथ्वी पर जितना भी जल है उसके उपयोग कर लेगा, तो जो दूसरे जीव हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, शेर हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनको भी तो पानी चाहिए ना। तो ये कहाँ से प्राप्त करेंगे पानी? यदि सभी पानी हम इस्तेमाल कर लिए तो। इसलिए हमें दूसरे जीवों के लिए भी संसाधन संरक्षण करना ज़रूरी है। संसाधन संरक्षण से सभी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर हम संसाधन को संरक्षित करेंगे, तो वो सभी के लिए अच्छा होगा, किसी को किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी नहीं होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग और संतुलित विकास मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर हम संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है, मतलब अन्य जीवों के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमें संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए, उनका अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यह अध्याय इस प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। होप कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों, जो इसका अभ्यास है, मतलब कि इसकी जो एक्सरसाइज है, उसका हम एक अलग वीडियो बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट के साथ।